एक चीज जो WWE फैंस को बहुत निराश करती है वो है किसी WWE टैलेंट का एक जॉबर में बदल जाना। और ऐसा WWE के इतिहास में बहुत बार हो चुका है, जब एक ऐसा रेसलर जिसमें बहुत क्षमता होती है उसे केवल एक एनहेंसमेंट टैलेंट बना दिया जाता है, जिसका मतलब है कि वो अपने सारे मैचेस हारते हैं और उनका WWE में बस एक ही काम रह जाता है, दूसरे रेसलर्स को बेहतर दिखाने का। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम बात करेंगे 10 ऐसे महान टैलेंट्स की जिन्हें WWE ने एक जॉबर बना दिया। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारा नया चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स भी जरूर देखें। नंबर 10, ड्रू मैकिंटायर। 2009 से 2010 में ये पक्के तौर पर लगने लगा था कि ड्रू मैकिंटायर इस कंपनी के अगले बड़े स्टार बनने वाले हैं। विंस मैकमैन ने तो मैकिंटायर को द चूजन वन नाम भी दे दिया था और ऐसा लग रहा था कि WWE मैकिंटायर को बड़ा स्टार बनाने में लगे हुए थे। लेकिन WWE को जो चाहिए था वो मैकिंटायर के पास नहीं था और बहुत ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी धीरे धीरे WWE ने उन्हें एक जॉबर बना दिया था। उन्होंने 3MB में उनकी जोड़ी हीथ स्लेटर और जिंदर महल के साथ बनाई और उन्हें एक कॉमेडिक जॉबर की तरह दिखाया गया। इस दौरान अजीब बात ये रही कि मैकिंटायर की कला एक जॉबर के रूप में काफी निखर गई और ये साफ दिख रहा था कि मैकिंटायर बहुत जोश में थे, लेकिन WWE के लिए इतना काफी नहीं था और मैकिंटायर उसी जगह पर रह गए। 2014 में अपने रिलीज से पहले एल टोरिटो से भी एक मैच हार गए थे। शुक्र है कुछ सालों बाद ड्रू मैकिंटायर वापस आए और तब से उन्हें कंपनी के एक बड़े स्टार के रूप में ही दिखाया गया और रेसलमेनिया के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मुकाबला भी हुआ। नंबर 9, हीथ स्लेटर। अब हम अगर 3MB की बात कर ही रहे हैं तो इस ग्रुप के एक और सदस्य हीथ स्लेटर के साथ भी WWE ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कोर स्टेबल के टूटने के बाद स्लेटर एक ब्रेकआउट स्टार के तौर पर चमके थे। स्लेटर कैरिश्मा से भरपूर थे और रिंग में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो कई सालों से एक जॉबर के तौर पर थे, लेकिन 2016 में वो स्मैकडाउन की एक फ्री एजेंट स्टोरी लाइन का हिस्सा बने, जिससे उनको बहुत तारीफ मिली। स्लेटर के इस रोल को बहुत सराहा गया और WWE ने उन्हें एक मिड कार्डर बना दिया, लेकिन जब ये स्टोरी लाइन खत्म हो गई तब उन्हें फिर से कार्ड में नीचे धकेल दिया गया और वो फिर से एक जॉबर बन गए। 2020 में उन्हें निकाल दिया गया, जिससे उनके फैंस और साथी रेसलर्स भी काफी हैरान हुए, क्योंकि स्लेटर को बैक स्टेज में भी सभी पसंद करते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। नंबर 8, मिकी जेम्स। जब 2017 में मिकी जेम्स WWE में वापस आई तब फैंस की उम्मीदें उनसे काफी बड़ी थी। मिकी एक लेजेंड थी और अभी भी महिला रेसलर्स में से किसी के साथ भी मैच कर सकती थी, लेकिन उनकी वापसी से कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो चुका था कि उनको बस नए फीमेल टैलेंट्स को बेहतर दिखाने के लिए वापस लाया गया है। ये बहुत निराशाजनक था। कुछ समय बाद फैंस ने परवाह करनी ही बंद कर दी। अब ऐसे लेजेंड का समर्थन क्या ही करना जब 99% तय होता है कि वो हारने ही वाली है। WWE ने मिकी की वापसी के साथ एक बड़ा अन्याय किया और अब बस यही उम्मीद है कि अगर मिकी कभी और वापस आना चाहें तो उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए जिसकी वो हकदार हैं, ना कि एक जॉबर जैसा। नंबर 7, जैक राइडर। प्रो रेसलिंग पर जैक राइडर का प्रभाव खास करके 2010 के शुरुआती सालों में बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। राइडर ने अपना खुद का YouTube शो बनाकर खुद को फेमस किया था और उस समय ऐसा कंटेंट बहुत कम था, जिसका मतलब ये था कि राइडर ने दूसरे रेसलर्स के लिए भी फेम और पैसे का एक नया रास्ता खोज निकाला था। हालांकि ऑनलाइन की दुनिया में राइडर काफी मशहूर थे और धीरे धीरे ये असर टीवी पर भी दिख रहा था। WWE अभी भी राइडर को कोई अहम किरदार नहीं देना चाह रही थी। राइडर बहुत मजबूत और एक मनमोहक पर्सनैलिटी वाले रेसलर थे, जिसकी WWE टीवी को उस समय बहुत जरूरत भी थी। राइडर को अपने 10 साल के करियर में कुछ छोटे मोटे पुशेस मिलते रहे, जिसमें 2011 का यूएस टाइटल और रेसलमेनिया 32 में एक IC चैंपियनशिप की जीत भी शामिल थी, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए था। जब ये टाइटल उनसे वापस ले लिए जाते थे तब राइडर को फिर से कार्ड में नीचे कर दिया जाता था और नए टैलेंट को अच्छा दिखाने में लगा दिया जाता था, जैसा भी WWE चाहती थी। WWE ये समझने में बिल्कुल नाकामयाब रहे कि राइडर क्यों इतने फेमस थे और उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके वो कितने पैसे कमा सकते थे, लेकिन WWE की जिद ने ऐसा नहीं होने दिया। नंबर 6, डोमिनिक डाइजोकोविक। जब ये बात ऑनलाइन लोगों को पता चली कि WWE NXT के स्टार डोमिनिक डाइजोकोविक को ले रहे हैं तब फैंस बहुत उत्साहित हुए। वो एक ऐसे रेसलर थे, पेपर पर कम से कम, जिसे विंस मैकमैन बहुत पसंद कर सकते थे। उनके पास लंबी कद काटी थी, स्टेज पर तजुर्बा था और वो रिंग में धमाल मचा सकते थे। इस NXT के रेसलर के लिए WWE ने एक अजीब योजना बनाई और उन्हें एक किरदार दिया गया जिसका नाम था T-Bar और वो रेट्रिब्यूशन स्टेबल का एक हिस्सा था। उनके नए किरदार के अनुसार वो एक मास्क पहनते थे और उनके पिछले NXT किरदार के बारे में कोई बात नहीं की गई
उनके मूव सेट में बहुत बदलाव किए गए थे, जिसके कारण उनके मैच खेलने में बहुत फर्क आ गया था। जाहिर था कि ये सब उतना अच्छा नहीं गया और अपने पुराने रूप में वापस लाने की जगह डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाइजोकोविक को सजा देने का फैसला किया और उन्हें एक जॉबर बना दिया। सालों तक वो अपना हर मैच हारते रहे। ये बहुत बुरी बात थी और एक ऐसे टैलेंट की बर्बादी भी थी जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोस्टर बहुत शानदार बन सकता था। आखिरकार 2022 में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैसला किया कि डाइजोकोविक को वापस एनएक्सटी में भेज देना चाहिए। अब इस फैसले में इतना समय कैसे लग गया, ये तो समझ के बाहर है। नंबर 5, मुस्तफा अली। 2019 में मुस्तफा अली को मेन रोस्टर में उनकी जगह मिल गई। उन्हें स्मैकडाउन के मेन इवेंट में शामिल किया गया और अली की बेहतरीन इन रिंग कला और साइड कैरेक्टर्स जैसे डैनियल ब्रायन और समोआ जो के बदौलत उन्हें दुनिया भर के फैंस का प्यार मिला। दुख की बात थी कि एक चोट ने अली की इस सफलता को रोक दिया और एक समय पर ऐसी अफवाह भी थी कि रेसलमेनिया 35 में डैनियल ब्रायन के साथ उनका एक डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल मैच होना था, लेकिन इस चोट की वजह से सभी योजनाएं रद्द हो गईं। जब ठीक होकर अली वापस आए तो ये साफ था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अभी भी अली के लिए कुछ अच्छी चीजें दिख रही थी और एक ऐसी अफवाह थी कि वो मनी इन द बैंक लैडर मैच भी जीतने वाले थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अंत में ब्रॉक लेसनर को चुना। लेकिन इसके बाद चीजें बदलने लगी। ऐसा लगा जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रातों रात ये फैसला कर लिया था कि अली अब एक जॉबर के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद अली अपना हर मैच हारते गए और जब वो रेट्रिब्यूशन स्टेबल के लीडर थे तब भी मैचेस जीतने से ज्यादा वो हारते हुए ही नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अली ने खुद निकाले जाने की मांग करी थी क्योंकि वो इन सब चीजों से परेशान हो चुके थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और हालांकि अली ने पिछले कुछ ही महीनों में टीवी पर कुछ मैचेस जीते हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी उन्हें एक ही स्तर पर देखती है और अब ये नजरिया बदलना थोड़ा मुश्किल होगा। नंबर 4, अर्थक्वेक। 90 के शुरुआती सालों में अर्थक्वेक एक भरोसेमंद रेसलर थे जिस पर एक बेहतरीन मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा भरोसा कर सकती थी। वो सुरक्षित थे, सबको पसंद थे और फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय भी थे। जब 1998 में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आए तब हालात काफी बदल चुके थे और डब्ल्यूडब्ल्यूई में एटीट्यूड एरा अपने शिखर पर था। इसका मतलब था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें एक नया किरदार दिया और साफ था कि वो इस नए किरदार के जरिए एक महान रेसलर का मजाक बना रहे थे। अपने इस नए किरदार के लिए अर्थक्वेक गोल्गा बन गए जो एक मास्क पहनता था और ये पूरा किरदार इस बात पर बना था कि वो साउथ पार्क के एरिक कार्टमैन के बहुत बड़े फैन थे। वो ऑडिटी स्टेबल का एक हिस्सा बने और डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस स्टेबल को बंद करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस ग्रुप के सभी सदस्य जिनमें गोल्गा भी शामिल था, सभी को जॉबर्स बना दिया गया। उन्होंने बहुत सारे मैचेस हारे। ये एक अनुभवी रेसलर की बर्बादी थी जो जाहिर तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एटीट्यूड एरा रोस्टर में एक अच्छा अनुभव जोड़ सकते थे। नंबर 3, एरिक यंग। टीएनए के लेजेंड एरिक यंग का डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना एक बहुत बड़ी बात थी और जब यंग ने एनएक्सटी में अपनी शुरुआत करी तब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया था। यंग ने सैनिटी स्टेबल बनाया था जो एनएक्सटी के फैंस के बीच काफी फेमस था, लेकिन जब इस ग्रुप को मेन रोस्टर में बुलाया गया तो सब कुछ उल्टा हो गया। इस ग्रुप का सही इस्तेमाल नहीं किया गया और बाद में विंस मैकमैन ने इस स्टेबल को तोड़ने का फैसला कर लिया। इस वजह से यंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए जॉबर बन गए। ये देखने वालों के लिए काफी निराशाजनक रहा क्योंकि यंग के पास डब्ल्यूडब्ल्यूई को देने के लिए अभी भी बहुत कुछ था। वो एक तरह से ऑलराउंडर थे, लेकिन विंस मैकमैन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट में कार्ड में नीचे रखा गया और डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपने बचे हुए समय तक वो वहीं रहे। 2020 में यंग को निकाल दिया गया, जो हाल ही के सालों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलतियों में गिना जाता है। नंबर 2, डॉल्फ जिगलर। एक बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके डॉल्फ जिगलर के करियर का उतार चढ़ाव डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे अजीब रहा है। उनको कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से साथ मिला है, पर वो कभी लंबे समय के लिए नहीं रहा है और जब ऐसा होता है तब जिगलर कार्ड में एकदम से सबसे नीचे आ जाते हैं और फिर अपना हर मैच हारने लगते हैं। ये अजीब है क्योंकि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई को किसी बड़े झगड़े के लिए जिगलर की जरूरत होती है तब वो सभी मैचेस जीतने लगते हैं और ऐसा अक्सर तब होता है जब एक नए टैलेंट को उभारना हो। जिगलर के जीत हार का ये खेल देखकर फैंस ने भी जिगलर की परवाह करनी बंद कर दी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनका क्या स्थान है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैचेस हारते हैं और इस पर बहस की जा सकती है कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई का परमानेंट लेकिन बहुत ज्यादा सम्मानित जॉबर माना जाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास उन्हें ऊपर चढ़ाने के कई मौके थे और उन्हें वहां रखने के भी, लेकिन उनके ऊपर पूरी तरह विश्वास करने से डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ तो रोक रहा है। नंबर 1, कोडी रोड्स। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप बेबी फेस बनने से पहले वो एक जॉबर का काम करते थे। वो खास करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट में नजर आते थे। जब रोड्स ने 2014 में स्टारडस्ट का किरदार करना शुरू किया तब सब कुछ बदल गया।
उस किरदार ने कोई कमाल नहीं दिखाया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अंत में रोड्स को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में दिखाना बंद कर दिया। अब वो केवल टीवी पर ही मैचेस हारते हुए दिखते थे। टीवी पर यह देखना बहुत अजीब था, खासकर तब जब आप जानते हैं कि रोड्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट का रेसलर बनने की सारी क्षमता है। 2016 में उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दिया क्योंकि वो अपना महत्व जानते थे और ये एक ऐसा फैसला था जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। रोड्स AEW ब्रांड का एक खास हिस्सा बने और 2022 में वो WWE में फिर से वापस आए। उसके बाद से रोड्स को एक मेगा स्टार की तरह ही दिखाया जाता है, लेकिन WWE के लिए ये अभी भी शर्म की बात है कि उन्होंने इतने बेहतरीन रेसलर को उनके शुरुआती दौर में एक जॉबर की तरह इस्तेमाल किया। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे WWE के बड़े रेसलर्स जिन्हें WWE ने एक जॉबर के तौर पर इस्तेमाल किया। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।